आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग नाम देते हैं एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिमेंबर कि कोई भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कभी भी किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ होता है तो सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है कि उसने रिप्रोडक्शन करनी है। और हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा, प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारी स्पीशी को आगे ले जाने के लिए। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो बेसिकली जो इसके मकासद होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दो होते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट वी कॉल एज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, कि पहला काम इसका ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि इसने स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है। और इसका जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो है व्हाट वी कॉल एज ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल बॉडी, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजाइना। ये दो काम हैं जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने करने होते हैं। अब जब हम इस चीज़ को आगे की तरफ लेके चलते हैं तो हमें पता चलता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है, जहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं एज टेस्टिस। ये वर्ड जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है विटनेस। बेसिकली ग्रीक फिलासफर्स ये समझते थे, बल्कि आज भी लोग समझते हैं कि ये जो टेस्टिस हैं बेसिकली मर्द की मर्दानगी की गवाही होते हैं। रिमेंबर, जिस टाइम पे बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे टेस्टिस बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो बोथ ऑफ द टेस्टिस दे डिसेंड डाउन, और टेस्टिस मौजूद होते हैं एक कवरिंग के अंदर व्हाट वी कॉल एज सक्रोटम। ये जो वर्ड सक्रोटम है इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी अजीब सी है, और वो अजीब सी हिस्ट्री ऐसे है कि आप लोगों ने लाइक अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, उसके अंदर ये जो तीर अंदाज होते हैं, जिस पाउच के अंदर ये तीर डाल के रखते हैं, उसको हम लोग बेसिकली नाम देते हैं कि वो होता है सक्रोटम। यहाँ पे भी सेम तरीके से इस रीजन से बेसिकली स्पर्म्स निकल के बाहर जा रहे होते हैं, तो उसी वर्ड के एनालॉगस इन्होंने इसको नाम दे दिया एज सक्रोटम। जो दूसरा इसका पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एज ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स, और जो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म है वो होगा स्पेशल किस्म की डक्ट्स के ज़रिए से। और ये डक्ट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डक्ट है व्हाट वी कॉल एज एपिडेडिमस। इस एपिडेडिमस के साथ में जो दूसरी डक्ट होती है उसको हम लोग नाम देते हैं एज, फर्स्ट वन इज एपिडेडिमस, सेकंड वन इज व्हाट वी कॉल एज वास डेफरेंस, एंड थर्ड वन इज व्हाट वी कॉल एज एजैकुलेटरी डक्ट। Third one is what we call as ejaculatory duct, and the fourth one is what we call as the last part is what we call as urethra। ये चार किस्म की डक्ट्स हैं जो यूज़ हो रही हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और इनका एक ही काम होता है कि इन्होंने स्पर्म को ट्रांसफ़र करवाना होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम लोग यूरिथ्रा की बात करते हैं तो रिमेंबर कि यूरिथ्रा जिस रीजन के अंदर होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं एज पीनस। पीनस के अंदर ही मौजूद होगा व्हाट वी कॉल एज यूरिथ्रा। इन चीज़ों के अलावा जिस टाइम पे हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एजैकुलेटरी डक्ट में से पास कर रहे होते हैं स्पर्म, तो उसके साथ में ही उसी टाइम पे साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं।
और वो जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो रिमेंबर कि हमारे पास जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 किस्म के होते हैं। हम लोग आगे चल के इनका जिक्र भी करेंगे और इनको देखेंगे इनके क्या क्या काम होते हैं और ये क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करते होते हैं। ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स में से निकलते हैं स्पेशल किस्म के फ्लूइड्स। वो फ्लूइड्स जिस टाइम पे स्पर्म्स के साथ मिलते हैं तो स्पर्म्स प्लस फ्लूइड, उन दोनों को मिला के हम लोग नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्पर्म प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स के फ्लूइड्स। इनको हम लोग मिला के नाम दे देते हैं एज सीमेन। तो बेसिकली जो रिलीज हो रहा होता है वो सीमेन रिलीज हो रहा होता है और उस सीमेन के अंदर ही मौजूद होते हैं व्हाट वी कॉल एज स्पर्म। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लोग जिस चीज़ को सीमेन कहते हैं, ये बेसिकली ये जो वर्ड है सीमेन इटसेल्फ, इसका मतलब होता है बीज, इसका मतलब होता है सीड। अल्लाह पाक वैसे भी कुरान के अंदर भी फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारी औरतें हैं ये तुम्हारी खेती हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों को पता है यहाँ से प्रोडक्शन होती है, नस्ल इंसानी है कि जो इसी बीज से प्रोड्यूस हो रही है। मोर ओवर जब हम स्पर्म का वर्ड यूज़ करते हैं तो स्पर्म का वर्ड बेसिकली इटसेल्फ मीन्स सीड। तो हम लोग स्पर्म का मीनिंग भी सीड है, सीमन का मीनिंग भी स्पीड ही है। अब जिस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्पर्म है, इनकी जो फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन को हम लोग नाम दे देते हैं एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्म जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए से बनते होते हैं उस मैकेनिज़्म को हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो वी हैव टू डिस्कस 2 थिंग्स। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये क्या चीज़ है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांसफ़र होता है ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और ये कौन से रीजन के अंदर हो रहा है? ये हो रहा है जिसको हम लोग नाम देते हैं एज टेस्टिस, और टेस्टिस वाले रीजन के अंदर हो रहा है। अब जिस टाइम पे हम किसी भी एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें उसके अंदर 2 से 3 चीज़ें नज़र आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कॉल एज टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर आप लोगों को 2 किस्म के सेल्स भी नज़र आएंगे, 3 किस्म के सेल्स नज़र आते हैं, प्लस आप लोगों को कुछ स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। हम लोग यहाँ पे एक टेस्टिस ड्रा करने लगे हैं। कहीं पे भी जब हम लोग किसी एक टेस्टिस को देखते हैं तो इसका जो टेस्टिस का शेप होता है ये होगा ओवल इन शेप, और नंबर ऑफ टेस्टिस जो है ह्यूमन मेल के अंदर वो टोटल होते हैं, दे आर 2 इन नंबर। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि मैंने जैसे इसको बनाया है तो दोनों टेस्टिस को मैंने सेम प्लेस पे नहीं रखा है। रिमेंबर कि ह्यूमन के अंदर, उसके मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं उनके अंदर हल्का सा एक टेस्टिकुलर इम्बैलेंस होता है। और ये जो टेस्टिकुलर इम्बैलेंस है बेसिकली इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि हमारी जो वेस्कुलराइजेशन होती है राइट और लेफ़्ट टेस्टिस की वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। और ये जो लेफ़्ट वाला टेस्टिस है ये थोड़ा सा नीचे होगा, राइट वाला टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर ये टेस्टिस दोनों के दोनों इनके अंदर इम्बैलेंस ना हो और ये दोनों सेम पोजीशन के ऊपर हों तो ऐसे केसेस भी सामने आ जाते हैं कि जिनके अंदर जो मेल होता है वो मुकम्मल तौर पे इनफर्टाइल हो जाता है। इन्हीं टेस्टिस को जब हम लोग थोड़ा गौर से देखते हैं तो हमें इन टेस्टिस के अंदर बेसिकली नज़र आते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर जो आपको लाइक हम कहते हैं वो आपको नज़र आएंगे ऐसे करके। ईच टेस्टिस इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम दे देते हैं, दे आर बेसिकली लोब्यूल्स। इस तरह के बहुत सारे लोब्यूल्स होंगे जो एक टेस्टिस के अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर भी मौजूद होंगे, और जो लोब्यूल्स हैं वो इस टेस्टिस के अंदर भी मौजूद हैं। ये जो लोब्यूल्स होते हैं, जब हम इन लोब्यूल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इन्हीं
लोब्यूल्स के अंदर हमें फिर से मल्टीपल स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। इनके अंदर आपको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे और वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो बेसिकली होते हैं इस तरह की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम लोग नाम दे देते हैं, दे आर बेसिकली सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं पे भी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। दिस स्ट्रक्चर वाज बीइंग कॉल्ड एज लोब्यूल। हर एक लोब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स के अंदर हर एक लोब्यूल के अंदर आपको 1 से 4 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स नज़र आएंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा किया है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सारे के सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। वो कैसे होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। इस एक सेमिनिफेरस टिब्यूल के जब हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं, बेसिकली ये आप लोगों के पास एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब को अगर हम यहाँ से कट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एज उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसके ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे आउटर साइड पे एक मेम्ब्रेन नज़र आती है और इस मेम्ब्रेन के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके अंदर हमें बेसिकली बहुत सारे सेल्स नज़र आएंगे। ये जो सेल्स यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं ये वो सेल्स हैं जिनको हम लोग नाम दे देते हैं एज स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। दिस सेल्स आर बीइंग कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। और इन्हीं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर स्पेशल किस्म के चेंजेस आते हैं, मियोसिस होता है और इस मियोसिस के नतीजे में बनते होते हैं व्हाट वी कॉल एज स्पर्म्स। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं। इसके साथ में आपको स्पेशल किस्म के सेल्स नज़र आ रहे होते हैं इसी रीजन के अंदर जिनको हम लोग नाम दे देते हैं एज सर्टोलाई सेल्स। ये 2 किस्म के सेल्स जो हैं ये दोनों के दोनों मौजूद होंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। जब हम लोग सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के दरमियान में देखते हैं तो फिर हमें स्पेशल किस्म के सेल्स नज़र आते हैं। उन स्पेशल किस्म के सेल्स को जो इनके दरमियान में सेंटर के अंदर मौजूद हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं, दे आर बेसिकली व्हाट वी कॉल एज इंटरस्टिशियल सेल्स और उनको सिंपली कहा जाता है एज लेडिग सेल्स। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के दरमियान में है ये लेडिग सेल्स हैं। ये जो इसकी वाल के साथ इनर एपिथेलियम के साथ में सेल्स थे इनको हम लोग नाम दे रहे थे, दे आर बेसिकली स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इसी ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग देखते हैं तो हर एक टेस्टिस के अंदर हमें नज़र आए थे बहुत सारे लोब्यूल्स। हर एक लोब्यूल के अंदर का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हर एक लोब्यूल के अंदर हमें नज़र आते हैं बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर हमें बेसिकली 2 किस्म के सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो 2 किस्म के सेल्स मौजूद हैं, वन इज़ व्हाट वी वर कॉलिंग एज स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। First one is what we call as spermatogenic cells and second one is what we were calling as Sertoli cells। एक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हो गए, दूसरे सेल्स हैं जिनको हम लोग नाम दे देते हैं एज सर्टोलाई सेल्स। लेकिन कहानी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। इन्हीं ये दोनों चीज़ें मौजूद थी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर और इसके साथ में इन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इन बिटवीन जब हम लोग देखते हैं तो इन बिटवीन हमें तीसरे किस्म के सेल्स नज़र आते हैं
और इन बिटवीन जो हमें सेल्स नज़र आते हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं एज, क्योंकि वो दरमियान में होते हैं तो उनको हम लोग नाम दे देते हैं कि वो हैं हमारे पास बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स। इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स के लिए हम लोग एक दूसरा टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स के लिए, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स को एज लेडिग सेल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो होगी कैसे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्पर्म की जितनी प्रोडक्शन है वो सारी की सारी प्रोडक्शन बेसिकली हार्मोनली कंट्रोल्ड होती है। हम लोगों ने अभी अपने पिछले टॉपिक के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी और वो ये थी कि हम लोग कहीं पे स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है एक फैक्टर, और हाइपोथैलेमस से जो फैक्टर रिलीज़ होता है उस फैक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं व्हाट वी वर कॉलिंग एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है ये जिस टाइम पे आके एक्ट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं बेसिकली दो किस्म के हार्मोन्स जिनका स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर रोल होता है। ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से दो किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं उनमें से एक को हम लोग नाम दे देते हैं एज FSH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये FSH है जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम देते हैं, और दूसरे सेल्स हैं जिनको नाम दिया जाता है एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब रिमेंबर, याद रखिएगा कि यहाँ पे जिनको हम लोग नाम दे रहे थे एज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इन्होंने बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स को जाके एक्टिवेट करना होगा, और हमारे पास जो इंटरस्टिशियल सेल्स थे वो है हमारे पास जिनको हम लोग नाम देते हैं एज लेडिग सेल्स। यहाँ से यही वाला जो ICH है ये आके एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर। जैसे ही ये इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा इसके नतीजे में पैदा होता है व्हाट वी कॉल एज टेस्टोस्टेरोन। इन्होंने टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करनी है, और टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जिसने आगे जाके आप लोगों के पास स्पर्म की प्रोडक्शन करनी होती है। दूसरे जो सेल्स हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं एज FSH, ये FSH क्या करते हैं, ये FSH बेसिकली एक्ट कर रहे होते हैं इन सर्टोलाइज सेल्स के ऊपर। जैसे ही ये सर्टोलाइज सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं तो FSH के बेसिकली दो किस्म के रोल्स होते हैं। FSH इन द स्टार्ट, यही वाले जिनको हम लोग स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं, इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की स्टिमुलेशन काज करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, पहली चीज़। इसके अलावा जिस टाइम पे इन्होंने स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को स्टिमुलेट करना है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं ये बेसिकली दो किस्म की चीज़ें रिलीज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट वी कॉल एज अ फ्लूइड रिलीज़ करेंगे जिसके अंदर स्पर्म्स ने फ्लोट करना है। इसके साथ में इन्होंने स्पर्म को नॉरिश भी करना होता है, और तीसरा काम इनका ये होता है कि इन्होंने एक हार्मोन रिलीज़ करना होता है। उस हार्मोन को हम लोग नाम दे देते हैं एज इनहिबिन। ये जो इनहिबिन है ये बेसिकली हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करके रखता होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को कहीं पे भी अगर रोकने का काम हो रहा है तो वो रोकने का काम बेसिकली इनहिबिन करेगा। इसके साथ में जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हुआ था, ये टेस्टोस्टेरोन भी यहाँ से मूव करता हुआ ये जाता है बेसिकली स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के पास, और जैसे ही स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के पास जाके ये एक्ट करेगा
तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो हैं बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स मौजूद थे उन सेल्स को हम लोग नाम दे देते हैं एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ये सबसे पहले माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इनको मैं लिखने लगा हूँ एज पीजीसी। ये जिस टाइम पे माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास बेसिकली डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। मैं इनके लिए यहाँ पे लिखने लगा हूँ दे आर डिप्लॉयड एज 2n। ये जब माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करते हैं तो माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करने का नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे बन जाते हैं हमारे पास व्हाट वी कॉल एज स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स बनते हैं ये माइटोसिस के ज़रिए से बने थे तो ये भी हमारे पास डिप्लॉयड ही होंगे। ये जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स हैं ये जिस टाइम पे डिवाइड करते हैं तो दो किस्म के सेल्स बनाते हैं। वो जो दो किस्म के सेल्स बनते हैं उनमें से एक को हम लोग नाम दे देते हैं एज स्पर्मेटोगोनिया, और जो इनके अंदर दूसरे वाले सेल्स होते हैं वो बेसिकली दोबारा से डिवाइड होने के बाद हमारे पास स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स ही बना देंगे, तो इनका नंबर कभी भी कम नहीं होता है। ये जिस टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, अब यही वाले स्पर्मेटोगोनिया है जिन्होंने डिवाइड करना है, और स्पर्मेटोगोनिया ये भी आपके पास मियासिस के नतीजे में बने थे तो ये भी आप लोगों के पास होंगे व्हाट वी कॉल एज डिप्लॉयड सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जिस टाइम पे माइटोसिस होती है तो उस माइटोसिस का नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं व्हाट वी कॉल एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का ये भी माइटोसिस के ज़रिए से ही बनेंगे। तो अगर ये माइटोसिस के ज़रिए से बनते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली हमारे पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होंगे। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं इनके अंदर फर्स्ट टाइम के लिए मियोसिस आता है। जिस टाइम पे यहाँ पे मियोसिस होगा तो उस मियोसिस के नतीजे में आपके पास एक सेल से बन जाएंगे दो सेल्स, और वो दोनों के दोनों सेल्स हमारे पास बेसिकली 1n होंगे या हैप्लॉयड होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बना देते हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेसिकली हमारे पास ये हैं जिनको आप लोग कहते हो एज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का नतीजा। जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड होती है उसके नतीजे में स्टार्ट हो जाती है सेकंड मियोसिस। ये आप लोगों के पास 1n सेल्स होंगे। जैसे ही सेकंड डिवीजन स्टार्ट होती है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थे ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं इनटू अ स्ट्रक्चर व्हाट वी कॉल एज स्पर्मेटिड्स। ये अभी कंप्लीट स्पर्म नहीं बने हैं। हमारे पास जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इनके पास किसी किस्म की कोई टेल नहीं होती है, कोई फ्लैजेला नहीं होता है, और ये हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं। ये सेल्स भी हमारे पास 1n ही होंगे। ये जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स होते हैं इनके ऊपर दोबारा से स्पर्मेटिड्स जिस टाइम पे मैच्योर होते हैं तो मैच्योर सेल्स को हम लोग नाम दे देते हैं एज स्पर्म्स, और यहाँ पे इनकी मैचुरेशन के अंदर जो मेन रोल होता है वो मैचुरेशन के अंदर मेन रोल होगा बेसिकली हमारे पास सर्टोलाइ सेल्स का। सर्टोलाइ सेल्स बाकी के काम भी कर रहे थे, इसके अलावा इनकी मैचुरेशन भी काज कर रहे थे। तो यहाँ पे जिस टाइम पे ये सारे के सारे स्पर्म्स बनते हैं, ये स्पर्म कौन से रीजन के अंदर मौजूद होते हैं? ये इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन के अंदर मौजूद हैं। यही वाले स्पर्म्स जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ से आगे मूव करने के बाद एक कम्प्लेक्स किस्म का टेस्टिस के अंदर ही एक कम्प्लेक्स किस्म का नेटवर्क बना देते हैं,
और यहाँ पे टेस्टिस के अंदर जो नेटवर्क बनता है, इस नेटवर्क को हम लोग नाम दे देते हैं एज रेटी टेस्टिस। रेटी का मीनिंग ही नेटवर्क होता है, इस वजह से हम लोग ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं एज रेटी टेस्टिस। ये रेटी टेस्टिस एक पॉइंट से मूव करके जाते हैं बाहर। मीन टेस्टिस से बाहर जिस टाइम पे जा रहे होते हैं तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एज एफरेंट डक्ट। ये सारे के सारे यहाँ से मूव करने के बाद ये सारी की सारी डक्ट जहाँ से बाहर निकल रही होती हैं, इस रीजन को हम लोग ये एफरेंट जो है ये हमेशा और हमेशा ई से स्टार्ट होगा, और ई से जो एफरेंट स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है मूविंग अवे फ्राम। ए से जो एफरेंट स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है मूविंग टुवर्ड्स। ये जब यहाँ से आगे मूव करता है तो यहीं से आगे, इस रीजन से आगे ये पहले डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा, और डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद ये यहाँ से बाहर को ऊपर की तरफ मूव करके आता है। ये जिस टाइम पे बाहर को ऊपर को मूव करके आता है, सेम तरीके से सारा का सारा काम इसके साथ में भी होगा। यहाँ पे भी सेम तरीके से रेटी टेस्टिस बनेगा, और ये भी यहाँ से मूव करने के बाद ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। ये दोनों की दोनों डक्ट्स जो यहाँ से आगे मूव कर रही हैं, इन दोनों की दोनों डक्ट्स को हम लोग नाम दे देते हैं कि बेसिकली ये डक्ट जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी और नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास बेसिकली एपिडेडिमिस। इस एपिडेडिमिस के दो काम होते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है एपिडेडिमस का वो एक तो होता है मैचुरेशन ऑफ सेल्स, और दूसरा काम इसका होता है स्टोरेज ऑफ सेल्स और स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ये बेसिकली स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये एपिडेडिमस, जितने स्पर्म्स बन रहे होते हैं वो सारे के सारे एपिडेडिमस के अंदर, इस रीजन के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे ही ये डक्ट एपिडेडिमस के एंड पे यहाँ से आगे मूव करती है, इसी डक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास बेसिकली वैस डेफरेंस। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो स्पर्म्स मूव करके जा रहे हैं वो सबसे पहले सर्टोलाई सेल्स के अंदर, सर्टोलाई सेल्स से मूव करके रेटी टेस्टिस के अंदर, रेटी टेस्टिस से मूव करते हुए एपिडेडिमस के अंदर, यहाँ पे उनका स्टोरेज होगा, और एपिडेडिमस से मूव करते हुए वो वैस डेफरेंस की तरफ मूव करते हैं। ये जो वैस डेफरेंस है, इसी रीजन के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो इस रीजन के अंदर यहाँ से वैस डेफरेंस नीचे की तरफ टर्न लेता है। जैसे ही वैस डेफरेंस यहाँ से नीचे की तरफ टर्न लेता है, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर बेसिकली हमारे पास इसी रीजन के अंदर पड़ा हुआ था व्हाट वी कॉल एज हमारा ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली इसी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, इस रीजन के अंदर मौजूद है। यहीं पे जैसे ही ये वैस डेफरेंस अंदर की तरफ एंटर होता है, ये वैस डेफरेंस आगे कनेक्ट होगा इसी रीजन से दो ग्लैंड्स के साथ। एक ग्लैंड इस साइड पे होता है और एक ग्लैंड होगा इस रीजन के अंदर। इन दोनों के दोनों ग्लैंड्स को जो यहाँ पे इसके साथ में एंटर हो रहे होते हैं, इन ग्लैंड्स को हम लोग नाम देते हैं दे आर बेसिकली सेमिनल वेजिकल्स। ये जो सेमिनल वेजिकल है इसके अंदर मौजूद होता है बेसिकली सिक्रेशंस, और इन सेमिनल वेजिकल्स के अंदर जो सिक्रेशंस मौजूद हैं उनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन कौन सी सिक्रेशंस होती हैं इनका हम लोग बाद में जिक्र करते हैं। ये जो सेमिनल वेजिकल्स हैं दे आर 2 इन नंबर, और ये कहाँ से एंटर हो रहे हैं इनटू वैस डेफरेंस। तो रिमेंबर कि जहाँ पे आप लोगों का ब्लैडर होता है उसी रीजन के अंदर से ये एंटर हो रहे होते हैं। इनकी सिक्रेशंस के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्रेशंस हैं वो 2 से 3 किस्म की सिक्रेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली क्यों मौजूद होते हैं, याद रखना कि जिस टाइम पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म लॉन्च होते हैं तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये बेसिकली
सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटी पेरिस्टालसिस काज करेंगे। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बेसिक काम भी यही होता है कि इन्होंने स्मूथ मसल्स के अंदर एंटी पेरिस्टालसिस काज करनी होती है। जब आप लोगों को बहुत ही किसी गहरी किस्म की कोई चोट आती है, उसके नतीजे में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही रिलीज हो रहे हैं, तभी ये नाजिया की फीलिंग आती है और वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही होती है। बिकॉज आप लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे जिसको आप लोग कहते हो एंटी पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाती है। सेम तरीके से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद हैं जिनका काम है एंटी पेरिस्टालसिस काज करना, और उस एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से स्पर्म मूव करके ऊपर की तरफ जाते हैं। जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है वो है वाटर। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मौजूद होती है वो है व्हाट वी कॉल एज फ्रक्टोज। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है वो है विटामिन सी। रिमेंबर कि आप लोगों के स्पर्म का जो फूड होता है वो बेसिकली फ्रक्टोज ही होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। ये विटामिन सी भी इसके साथ में शामिल होता है, विटामिन सी भी मौजूद है। ये सेमिनल वेसिकल्स अपनी सारी की सारी सिक्रीशंस को यहीं पे, जिनको वैस डेफरेंस कहते हैं, इन्हीं के अंदर डाल देते हैं। ये दोनों की दोनों डक्ट्स हमारे पास मिलके एक सिंगल डक्ट बना देती हैं। जैसे ही ये एक सिंगल डक्ट बनती है, अब इसी डक्ट को हम लोग नाम देते हैं एज एजैकुलेटरी डक्ट। मैं इसको ई डक्ट लिखने लगा हूँ। ई डक्ट स्टैंड्स फॉर एजैकुलेटरी डक्ट। ये जो एजैकुलेटरी डक्ट होती है ये नेक्स्ट एक ग्लैंड के अंदर एंटर होती है। उस ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इसी रीजन से एंटर होगी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। और ये जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है सिक्रीशंस के हवाले से। और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, इसकी सिक्रीशंस के अंदर बेसिकली 3 से 4 चीज़ें शामिल होती हैं। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस के अंदर सबसे पहले है व्हाट वी कॉल एज वाटर। इसमें जो दूसरी चीज़ शामिल होती है वो डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स के साथ में जो तीसरी चीज़ शामिल होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं एज डिफरेंट किस्म के साल्ट्स। और वो जो साल्ट्स होते हैं वो बफर का काम करते हैं, तो इनको हम लोग बफरिंग साल्ट्स का नाम भी दे देते हैं। इन बफरिंग साल्ट्स के अलावा इसके अंदर मौजूद होता है व्हाट वी कॉल एज कोलेस्ट्रोल। और इस कोलेस्ट्रोल के साथ में लास्ट चीज़ है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एज फास्फोलिपिड्स। पांचवी चीज़ इसके अंदर फास्फोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं। ये 2 किस्म के ग्लैंड्स थे जिनकी सिक्रेशंस थी। इसके साथ में जो तीसरा ग्लैंड मौजूद होता है वो बेस ऑफ द पीनस के ऊपर मौजूद होगा, और उसका भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि वो क्या स्ट्रक्चर है और वो कैसे काम करता है। तो रिमेंबर कि यही वाली एजैकुलेटरी डक्ट जिस टाइम पे यहाँ से बाहर निकलती है, तो इस एजैकुलेटरी डक्ट के साथ में यहाँ से फिर से ग्लैंड की सिक्रीशंस इसके अंदर एंटर होती हैं। और यहाँ पे जो ग्लैंड की सिक्रीशंस इसके अंदर एंटर हो रही हैं, इस ग्लैंड को हम लोग नाम दे देते हैं एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इस ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर बेसिकली होता है अल्कलाइन फ्लूइड। और इस अल्कलाइन फ्लूइड का काम सिर्फ इतना होता है कि इसने यूरेथ्रा की लुब्रिकेशन करनी होती है, ताकि स्पर्म का जो पैसेज है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ये लुब्रिकेशन करना अल्कलाइन फ्लूइड का काम है जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा था। और जैसे ही इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से आगे ये डक्ट मूव करती है, इस डक्ट को अब हम लोग नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास व्हाट वी कॉल एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एम्प्टी होगा बाहर की तरफ। अब यहाँ पे
ये चीज़ काबिल गौर है कि ये जो हमारे पास 3 किस्म की सिक्रेशंस थी, ये सिक्रेशंस प्लस हमारे पास स्पर्म, इन दोनों को मिला के हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे पास सीमन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर स्पर्म भी होता है, फ्लूइड भी मौजूद होता है। फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलके हमारे पास सीमन बना देते होते हैं, और ये जो सीमन है ये यूरिथ्रा के ज़रिए से पास करता है। रिमेंबर कि हम लोग यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि यूरिथ्रा इज़ अ कॉमन पैसेज वे इन ह्यूमन मेल्स। मेल के अंदर ये कॉमन पैसेज वे है। इस कॉमन पैसेज वे के ज़रिए से ही यूरिन भी यहाँ से बॉडी से बाहर आता है, प्लस स्पर्म भी बॉडी से बाहर आते होते हैं। एक और चीज़ कि यूरिन के पास करने की वजह से जो पीएच के अंदर चेंजेस आती हैं, वो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास साल्ट्स होते हैं, जिनको बफरिंग साल्ट्स कहते होते हैं, वो इसकी पीएच को भी मेंटेन करते होते हैं। मोर ओवर ये सारा का सारा फ्लूइड जिस टाइम पे वेजाइना के अंदर एंटर होता है, तो वेजाइना की जो अपनी पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है, और वो हाईली एसिडिक पीएच जो है वो तकरीबन 3 से 4 होती है। और स्पर्म के लिए यहाँ पे अंदर सरवाइव करने के लिए इसको पीएच 6 चाहिए होती है। तो अगेन ये सारा का सारा फ्लूइड जो है उसकी पीएच को अल्टर करके उसकी पीएच के अंदर चेंजेस लाता है। अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम सिंपल ये कहेंगे कि टेस्टिस के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जिनको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम है, उन्होंने मियोसिस के ज़रिए से स्पर्मेटिड्स बनाने हैं, और स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर स्पर्म बनाएंगे। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से मूव करते हुए, रेटी टेस्टिस से मूव करते हुए एपिडेडिमस के अंदर जाके स्टोर होते हैं। एपिडेडिमस से मूव करते हुए ये वेस्ट डेफरेंस के ज़रिए से एंटर होते हैं इनटू एजेकुलेटरी डक्ट, एंड एजेकुलेटरी डक्ट अगेन एंटर होती है व्हाट वी कॉल एज यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से ये सारी की सारी चीज़ें, पूरा का पूरा जो सीमेन है ये बाहर की तरफ मूव कर जाता है। सर एंड हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।